Hello friends, welcome back. In the last video we talked about the general principles while making an agreement. तो हमने ये बात की थी, उसके बाद हमने बात किया था ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है. ठीक है, हमने ये बात कर ली थी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट. ठीक है, और अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की. सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एन कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडरेशन. देखिए कंसिडरेशन क्या है, हम पहले भी इसी सब्जेक्ट में हम बात कर चुके हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न. जो भी ऑफर दिया जा रहा है उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है. सो ए कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, वो इनवैलिड है. Considerations can be in nature of an act or forbearance. The general rule is that an agreement without consideration is void and not enforceable by law, because in such cases one party is getting something from the other without giving anything to the other. There should always be a mutual consideration. तो ऐसा नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में कि एक पार्टी को कुछ मिल रहा है लेकिन दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा है. तो म्यूचुअल कंसिडरेशन होनी चाहिए. वन शुड गेट समथिंग इन रिटर्न ऑफ एंड फ्रॉम द अदर. In other words, each party must give an also take. So consideration is very important. अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इलास्ट्रेशन में क्या कहते हैं, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर ₹50,000 टू बी. बी एक्सेप्ट्स द ऑफर. इन दिस केस द कंसिडरेशन ऑफ ए इन हिज इज हिज कार एंड द कंसिडरेशन फॉर बी इज 50,000. ठीक है, तो अमाउंट जो है 50,000 का, ये है कंसिडरेशन. क्योंकि अगर ए बेच रहा है कार तो उसको 50,000 मिल रहे हैं और बी को कार मिल रही है, राइट. अगर मान लीजिए इट्स अ नेचुरल लव और अफेक्शन केस, तो उस केस में कंसिडरेशन नहीं होगी. जैसे कि मान लीजिए ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिसेस टू गिव हिज सन बी 1,000. ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर इट. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक इट वॉइड. और मान लीजिए वो इस बात का एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेते हैं कि ए जो है अपने बेटे को 1,000 रुपीज़ देगा, राइट, और इसको एक राइटिंग में वो रजिस्टर भी कर लेते हैं. तो इसमें कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि जो सन है बी वो तो उसको वापस कुछ नहीं दे रहा है. तो इस फिर भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड होगा. ठीक है. अच्छा इसमें भी एक लंबा चौड़ा केस है और इस केस का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. तो इसमें क्या जो था, जो प्लेंटिफ था, उसने कुछ शॉप्स कंस्ट्रक्ट की ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द टाउन. और जो कंस्ट्रक्टेड शॉप्स थी ये रेंट पर दी जानी थी फॉर डूइंग बिजनेस टू द डिफेंडेंट. द डिफेंडेंट अपार्ट फ्रॉम द रेंट प्रॉमिस टू गिव 5% कमीशन टू द प्लेंटिफ ऑन ऑल आर्टिकल्स सोल्ड थ्रू द शॉप इन कंसिडरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट स्पेंट बाय द प्लेंटिफ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. तो जो डिफेंडेंट था उसने प्रॉमिस किया कि जी रेंट तो देंगे ही देंगे, साथ में 5% वो कमीशन दे देगा जो भी सामान वहाँ पर बेचेगा दुकान से वो. ठीक है, क्योंकि जो बनाने वाला उसने बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस पे स्ट्रक्चर बनाने पे खर्च किया है. Defendant failed to pay the commission and plaintiff initiated action to recover the commission. Defendant ने कमीशन नहीं दे पाया वो, तो जो प्लेंटिफ था उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट कर दिया कमीशन के लिए. और कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट रिजेक्टेड द एक्शन ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द ग्राउंड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शॉप वाज डन ऑन द डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड नॉट ऑन द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट. कोर्ट ने कहा कि ये जो प्लेंटिफ का एक्शन है उसको रिजेक्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो प्लेंटिफ है, मतलब जिसने जो दुकान रेंट पे लेकर रह रहा है, वो उसके कहने पर शॉप्स नहीं बनी, बल्कि वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर बनाई गई थी. अकॉर्डिंगली देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू पे कमीशन टू द प्लेंटिफ. इसलिए उनके बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं टू पे द कमीशन, देयरफॉर इट वाज इनवैलिड. फिर आगे आपका कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स. अब कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है. देखिए कैपेसिटी का मतलब है कि एलिजिबिलिटी, आप कह लीजिए एलिजिबिलिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, सबसे पहली एलिजिबिलिटी है द पर्सन शुड बी अ मेजर, 18 ईयर्स ऑफ एज. फिर अ पर्सन विद साउंड माइंड, उसका मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए. शुड नॉट बी एन इडियट, लुनेटिक और ड्रंकर्ड. पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ ऐसे लोग जो डिस्क्वालिफाइड लॉ कर देता है लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. जैसे अलाइन एनिमीज, जो
दुश्मन देश के लोग हैं उन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, फॉरेन नेशनल्स नहीं कर पाएंगे, इंसॉल्वेंट जो बैंकरप्ट हो गए हैं, दिवालिया जिसे हम कहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, कन्विक्ट्स हैं मुजरिम वो नहीं कर पाएंगे, कॉरपोरेशंस और बैरिस्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं दे आर इंटाइटल्ड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इलस्ट्रेशन है ए, अ मेजर ऑफर्स टू सेल हिज कोट फॉर 3000 टू बी अ माइनर। अब यहाँ मैं इलस्ट्रेशन से पहले आपको एक बात बता दूं कि इसमें एक्सेप्शन है, एक रूल। वो एक्सेप्शन क्या है, ये देखिए, द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज दैट इफ अ माइनर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर द माइनर देन इट विल नॉट बी हेल्ड टू बी वॉइड। एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि एक माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बशर्ते कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस माइनर की फेवर में हो, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट से उस माइनर को फायदा पहुंचता हो, तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और उसी का इलस्ट्रेशन यहाँ दिया है कि ए मेजर है और बी माइनर है, और ए ने ऑफर टू सेल हिज कोट टू बी फॉर ₹3000, बी एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड पेज 3000, द ए स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द माइनर एंड हेंस वॉइड। ये क्या कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक माइनर से किया गया इसलिए वॉइड है, बट इन दिस केस इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद अ माइनर it is enforceable because it is beneficial to the minor and the minor has performed his part of the obligation in the contract। क्योंकि ए माइनर है और उससे फायदा पहुंच रहा है उसको, और उसने वो जो भी कंडीशंस थी वो फुलफिल की हैं, जैसे ऑफर को एक्सेप्ट किया और उसने कंसिडरेशन भी दे दी है, तो इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आ गया आपका कंसेंट। कंसेंट क्या है, when two persons agree on the same thing in the same sense it is termed as consent। section 13, consent should be free and not caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud or mistake। जब दो लोग एक ही बात पर एक ही तरह से सहमत हो जाते हैं वो कंसेंट है, ठीक है। और ये जो कंसेंट है वो फोर्स, कोर्जन, इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक इससे नहीं होना चाहिए। It should be obtained freely। It becomes if consent is obtained by influence or any of the above said reasons, तो ये जो consent है वो जो है वो फुलफिल नहीं हुआ और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो voidable हो जाएगा। दैट मीन्स अवॉइड किया जा सकता है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक एनफोर्स नहीं होगा। इलस्ट्रेशन, ए थ्रेटन्स टू किल बी इफ ही डज नॉट सेल हिज हाउस टू ए। ठीक है, अब ये इसमें क्या सीधा सीधा कंसेंट कैसे लिया गया, थ्रेटनिंग से, कि ये जो है वो थ्रेटनिंग दे रहा है बी को कि अगर तुमने घर नहीं दिया तो मुझे बेचा नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बी आउट ऑफ फियर साइंस द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग हिज हाउस टू ए, हेंस the consent of B is not free and B can later avoid the sale on the ground that he was compelled to agree to the sale and the consent given was not free from free consent। ठीक है, बाद में ये मान लीजिए अभी हो गया, जान बचानी थी तो बाद में वो उससे कंसेंट से मना कर सकता है कि वो जो कंसेंट है उसको डरा धमका के लिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। देखिए कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो अनलॉफुल हैं, जिनको जो वैलिड ही नहीं है किसी भी तरीके से। वो क्या है, हमने शुरुआत में भी बात की थी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल है, इमोरल है, अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है या वेजर है, उनको हम अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कहते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशंस में हम बात करेंगे। सबसे पहले, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज टू परफॉर्म एन अनलॉफुल एक्ट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज sorry, wait a minute, देखिए, unlawful act, if the object of the agreement is to perform an unlawful act then the contract is unenforceable। the object of the agreement should be legal, should not be illegal, immoral or opposed to the public policy। इसमें illustration है, A enters into an agreement with B to share the profit by giving false assurance to the public to get them in job in Singapore। A जो है वो झूठे वादे कर रहा है लोगों को कि वो सिंगापुर में जॉब दिला देगा उनको, और इस बात का एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये जो अनलॉफुल जो एक्ट ये वो कर रहा है, झूठा प्रॉमिस जो कर रहा है, द एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स चीटिंग विच इज a fraudulent act and the agreement is unlawful and hence it is void। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग enforceable नहीं होगा। As per Indian Contract Act, agreement entered into which are against public policy
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है and said to have an unlawful object and hence are unlawful agreement making them unenforceable. Unlawful अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मतलब जो हमारे लॉज एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके खिलाफ है तो भी वो वॉइड होंगे. इलस्ट्रेशन, ए अग्रीज टू गिव 1000 टू बी एज पेनल्टी इफ द माइनर डॉटर इज नॉट गिवन टू ए इन मैरिज. ए क्या कह रहा है? वो कहता है कि मैं ए अग्रीज टू गिव 1000 रुपीज टू बी एज अ पेनल्टी. ये एग्री कर रहा है कि वो 1000 रुपये पेनल्टी देगा बी को अगर उसको जो शादी में एक माइनर गर्ल नहीं दी जाती. अब माइनर की शादी करना इलीगल है हमारे लॉ में, है ना. 18 ईयर से कम शादी नहीं हो सकती. तो अगर ऐसा कोई ये कोई अग्रीमेंट होता है ये भी इनफोर्सेबल नहीं है एज पर लॉ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज as per the Indian Contract Act, agreements entered into by way of wager or not enforceable. wager है अगर तो वो भी enforceable नहीं होगा. अब ये wager क्या है? देखिए इट्स एक तरह की bet जो हम कहते हैं वो हम उसको हम wager से equate कर सकते हैं. जैसे कि wager is a contract where one person promises to pay the other money on happening of an uncertain future event. कोई ऐसा uncertain future event जो है उसकी कंडीशन उसके फुलफिल होने पे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसको हम वेजर कह सकते हैं. द अदर पर्सन प्रॉमिसेस टू पे ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे, है ना. एक हैपनिंग पे बोल रहा है, एक बोल रहा है नॉन हैपनिंग. जैसे इसमें परफेक्ट एग्जांपल है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और दो लोग उस पर बैटिंग करते हैं. एक कहता है इंडिया जीतेगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, बी बोलता है कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो मैं इतने दूंगा. तो दैट काइंड ऑफ contract is a wager and that is unenforceable by law. A agrees to give B 1000 to B if India wins the match on 24th August. B agrees to pay A the same amount if India does not win the match. The agreement is a wager and it is void. Next we have contingent contracts. अब contingent contract क्या है? इनको conditional contract भी हम बोलते हैं. Conditional contract it is a contract to do something or not to do something on happening and non-happening of an event which is collateral to the contract. Contingent contracts cannot be enforced until the uncertain future event happens. If the uncertain future event becomes impossible, contingent contract become void. पहले illustration की बात करते हैं फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. A agrees to sell his farm land to B if he wins the case involving the farmland. In this case, this is a case of contingent contract because the performance of the contract is based on the happening of an uncertain event. The uncertain future event is winning the case, right? अब देखिए contingent contract क्या है? एक mutual contract है और दोनों इसमें एक uncertain event के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये wager नहीं है. It's different from wager. ठीक है. वो कैसे कि मान लीजिए A के पास प्रॉपर्टी है और वो लिटिगेशन में है, किसी केस में वो है, वो चल रही है. वो कहता है कि अगर मैं केस जीत गया तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेच दूंगा. ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हियर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टन इवेंट जो उसकी फेवर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है. हियर आर सर्टन कंडीशंस व्हिच distinguish between wager and contingent contract. पहली नज़र में दोनों एक जैसे ही लगते हैं. Let's talk about it. What is the difference between the two? Let's talk about the difference. Wager is invalid. पहली बात तो wager तो invalid ही होता है ना. illegal है ये, है ना. बैटिंग आप देखते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट मैचेस पे बड़ी बैटिंग होती है तो that is illegal. सट्टा जिसको बोल देते हैं. Contingent contracts are valid. पहला डिफरेंस ये हो गया. दूसरा, in a wager there is always a reciprocal promise. वेजर में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है. ए जीतेगा तो बी को पैसे मिलेंगे, बी जीतेगा तो ए को पैसे मिलेंगे. बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. उसमें रेसिप्रोकल नहीं होता. ठीक है ना. ए ने अगर प्रॉपर्टी उसकी वो जीत गया केस तो वो बी को वो बेच देगा, राइट. पेनल्टी नहीं है उसमें. थर्ड पार्टी डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन वेजर. थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना. दो लोगों ने बैटिंग की है बट देयर मे बी एन इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी इन एन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. देन वेजर इज कंटिंजेंट इन नेचर. अगर हम वेजर देखें वो देखने में कंटिंजेंट जैसा लगता है बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर वेजरिंग. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेजरिंग नहीं होते क्योंकि उसमें
वो एक जो भी अनसर्टन इवेंट है वो इवेंट से दोनों पार्टीज को फायदा नहीं पहुंच रहा है. So I think for today it's done. We'll talk about in the next video about the discharge of contracts. Till then, take care. God bless.